हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 20th एंड 21st मार्च वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आपको लग रहा होगा कि इतने लंबे समय से वीडियो क्यों नहीं आई हैं, तो एक्चुअली वो जो विजन आईएएस की पीडीएफ है वही पब्लिश नहीं हुई थी। तो मंडे को एक ही साथ आपका 17th, 18th, 19th, 20th, 21st वाले जो पीडीएफ है वो पब्लिश हुई हैं, यानी कि 4 दिन के जो पीडीएफ है वो पब्लिश हुए हैं। सो आज मैं अभी आपको 20th एंड 21st वाला वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, जो आपके 18th एंड 19th वाले हैं। शाम तक या फिर रात तक आपको वो वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द वीडियोज विल बी कवर्ड, ऑल द आर्टिकल्स विल बी कवर्ड, सो दैट आपकी जो रेगुलरिटी है करंट अफेयर्स की वो बनी रहे एंड आपको कोई परेशानी ना आए, आपकी सहूलियत बनी रहे टू वॉच दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो यू कैन शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। पहला आर्टिकल बेसिकली सीजीआई ने कहा है, यानी कि हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने कहा है आर्बिट्रेशन इज द बेस्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। अब ये 2-3 कीवर्ड आपको समझने जरूरी है। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो जब हम बात करते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की, तो इट इज़ अ वे टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज आउटसाइड द ट्रेडिशनल कोर्ट्स। कैसे? तो आर्बिट्रेशन के माध्यम से नेगोशिएशंस कर लो पार्टीज के बीच, कंसिलिएशन कर लो पार्टीज के बीच, मेडिएशन कर लो। ये सब टूल हैं आपके अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के। तो हमारे जो ऑनरेबल सीजीआई हैं उन्होंने कहा है कि जो आर्बिट्रेशन है इट इज़ बेस्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, बिकॉज आप इसके बेनिफिट को समझ सकते हो। काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होता है एंड काफ़ी लेस टाइम कंज्यूम होती है, एक्सपेंसिव भी काफ़ी ज़्यादा कम होती है, यानी काफ़ी कम खर्चे पड़ते हैं एंड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है रिगार्डिंग द प्रोसेस एंड प्रोसीजर। तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी बेनिफिशियल एंड हम इसके सिग्निफिकेंस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेबस आपका डायरेक्ट टॉपिक इसमें कवर होगा, ये आपको ध्यान रखनी है। कैसे? तो मैं आपको टॉपिक दिखाता हूँ। तो वेयर इज द टॉपिक देख सकते हो, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन। तो अभी एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुई थी, वहाँ पर ऑनरेबल सीजीआई ने कहा है about the importance of developing an acceptable and fair dispute mechanism system for the globalized world and इसी इवेंट में उन्होंने आर्बिट्रेशन को बेस्ट मैकेनिज्म के रूप में आइडेंटिफाई किया। आर्बिट्रेशन के बारे में मैंने आपको बताया, इट इज़ ए टाइप ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जहाँ पर जो डिस्प्यूट होते हैं बिटवीन द पार्टी वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को सौंप दिए जाते हैं और वो जो आपका आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो डिसीजन देगा ऑन द डिस्प्यूट। एंड जनरली ये जो आपके डिसीजन होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं ऑन द पार्टीज। एंड अगर हम बात करते हैं एडीआर की, तो मैंने आपको बताया इट इज ए प्रोसेस जिसके तहत जो डिस्प्यूट है बिटवीन द पार्टीज वो सेटल्ड किए जाते हैं विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ जुडिशियल इंस्टीट्यूशन एंड यहाँ पर आपको कोई ट्रायल नहीं ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन का बेनिफिट क्या है? तो ये ज़्यादा एफिशिएंट प्रोसेस है देन द लिटिगेशन, क्योंकि काफ़ी फास्ट डिसीजन हो सकता है, काफ़ी कम कॉस्ट पर ये जो आपके केसेस है वो सॉल्व किए जा सकते हैं एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा देखने को मिलती है प्रोसेस को लेकर, प्रोसीजर को लेकर। और आजकल आर्बिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है एज ए वे टू रिजॉल्व डिस्प्यूट आइदर इन द प्राइवेट सेक्टर और इन द पब्लिक सेक्टर। बहुत सारे आर्बिट्रेशन सेंटर भी खोले जा रहे हैं। सिंगापुर में भी आर्बिट्रेशन सेंटर है। आई थिंक कि इंडिया में भी आर्बिट्रेशन सेंटर खोले गए हैं। अगर आपको ध्यान हो कि कहाँ खोले गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। अब देख सकते हो कुछ इसेंशियल प्री रिक्विजिट्स क्या हैं सो दैट जो हमारा आर्बिट्रेशन प्रोसेस है वो ज़्यादा इफेक्टिव बन सके। तो पहली बात तो जुडिशियल इंटरफेरेंस का जो स्कोप है, ठीक है, उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। यानी कि लेट से आर्बिट्रेशन ने फैसला दिया, अब अगर जुडिशियल इंटरफेरेंस होता है तो फिर जो मैकेनिज्म है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। दैट्स वाई अ स्कोप फॉर जुडिशियल इंटरफेरेंस फ्रॉम प्री रेफरेंस स्टेज टू द चैलेंजिंग एंड अबॉर्ड नीड्स टू बी मिनिमाइज। एंड जो टाइमलाइंस है फॉर कंप्लीशन ऑफ आर्बिट्रल प्रोसेस
उसको स्ट्रिक्टली पालन करना होगा एंड जो पार्टी की ऑटोनॉमी है उसको रेस्पेक्ट करने की ज़रूरत होगी। एंड जैसे जैसे आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म का डिमांड बढ़ता जा रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आर्बिट्रेशन सेंटर ओपन किए जाने चाहिए, प्रमोट किए जाने चाहिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके तहत जो आर्बिट्रेशन प्रोसेस है मोर इफेक्टिव बनाया जा सकता है ना। और जो हमारा ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, बिकॉज आप समझ सकते हो जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे डिस्प्यूट भी आने लगते हैं। फॉर एग्जांपल एमएनसीज आ रहे हैं, तो एमएनसीज एंड जो आपके डोमेस्टिक लॉज है हो सकता है उसके बीच आपका डिस्प्यूट हो जाए, तो उसको सॉल्व करना है। तो अब ये केसेस जब आपका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाएगा तो लंबे समय के लिए अटके रहेंगे, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर प्रभाव पड़ेगा। आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी जुड़ जाती है। इसीलिए एक प्रॉपर आर्बिट्रेशन सेंटर मैकेनिज्म के माध्यम से हो सकता है इन सब डिस्प्यूट को जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सके। एंड मैंने आपको बताया देर आर 5 टाइप्स ऑफ एडीआर यानी कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। एक तो है आपका कंसिलिएशन, एक है आपका नेगोशिएशन, एक है आपका मेडिएशन मध्यस्थता जिसको कहते हैं, एक है आपका कोलैबोरेटिव लॉ और एक है आपका आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन के बारे में हमने जाना भी और बाकी सब आप पढ़ सकते हो, कोई आपका डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। आर्बिट्रेशन में मैंने आपको बताया क्या होता है, मेडिएशन में क्या होता है, वेरी फ्लेक्सिबल प्रोसेस जिसके तहत आपका अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो मध्यस्थता के माध्यम से कि भाई साहब कुछ तुम बर्दाश्त कर लो, कुछ हम बर्दाश्त कर लेते हैं एंड चलो मेडिएशन के माध्यम से सॉल्व करते हैं। तो ये सब आपके वेज हैं फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो हमने पहला आर्टिकल डिस्कस किया, लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल फ्रेंड्स। 14th इंडिया जापान एनुअल समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये आपका इंटरनेशनल रिलेशन के एस्पेक्ट में। और जापान का जो इन्वेस्टमेंट है भारत में वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और ऐसे में पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा है और इंडिया के ग्रोथ और इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में कहीं ना कहीं जापान का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। एंड क्या अभी आउटकम्स निकल कर आए हैं समिट के उसे हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहली बात हम सिलेबस के साथ करते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेबस तो आप देख सकते हो बायलैटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। तो यहाँ से आपका सिलेबस कवर होगा। तो देख सकते हो इंडिया एंड जापान ने रिजोल्व किया है कि भाई साहब जो हमारे इंडिया जापान स्पेसिफिक स्पेशल स्ट्रेटजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा एट दिस 14th एनुअल समिट। और आपको पता होना चाहिए चाहे जापान हो या फिर इंडिया, दोनों देश क्वाड के तो पार्टिसिपेंट है ही। क्वाड में 4 देश आ जाते हैं, कौन कौन से हैं आप हमें बताओ। तो एक तो आपका यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया है ना। और आसियान ग्रुपिंग एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जिसको हम कहते हैं, तो दोनों के पार्ट है एंड कॉमन विजन शेयर करते हैं इंडो पैसिफिक पर। आपको पता होना चाहिए आसियान ग्रुपिंग की जब हम बात करते हैं तो आसियान में 10 देश आ जाते हैं, मेंबर नहीं है लेकिन, यानी कि जापान इंडिया मेंबर नहीं है आसियान के, लेकिन आसियान के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, ठीक है। एंड जापान जो है आपका लार्जेस्ट ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट पार्टनर है फॉर इंडिया। काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंटल असिस्टेंस जापान की तरफ से प्रोवाइड की जाती है भारत को। अब अगर हम बात करें क्या की हाइलाइट्स है समिट के, तो पहली बात तो अच्छे से याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप लॉन्च की गई है अंडर द एम्बिट ऑफ इंडिया जापान एनर्जी डायलॉग जो आपका 2007 में ही इस्टेब्लिश हुआ था। इस डायलॉग के एम्बिट के अंतर्गत आपका ये क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप लॉन्च की गई। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉपरेशन बढ़ाओ टू अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, एड्रेस द क्लाइमेट चेंज इश्यू एंड इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी। एंड नेक्स्ट इज योर ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म को इस्टेब्लिश किया जाए सो दैट आर्टिकल 6 जो है हमारा पेरिस एग्रीमेंट का उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जा सके विच इज रिलेटेड टू प्राइवेट कैपिटल फ्लो टू द डेवलपिंग कंट्री। एंड मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन भी साइन की गई हैं दोनों देश के बीच ऑन द सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जापान की अगर हम बात करें वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वन ऑफ द बेस्ट अर्बन डेवलपमेंट जापान के पास है और बहुत सारी
नायाब तकनीक भी है, सो दैट अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग सब आप देखते रहते हो। दैट्स वाई वहाँ के जो डेवलपमेंटल टेक्नोलॉजीज है उन सब का शेयरिंग हो सके, सो दैट हमारा अर्बन डेवलपमेंट प्रॉपरली हो सके, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट हो सके। इसके लिए आपका मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन ऑन द सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट साइन भी हुई है बिटवीन बोथ द कंट्री। एंड जापान जो है वो ज्वाइन करेगा इंडियन स्वीडिश क्लाइमेट इनिशिएटिव को, दैट इज योर लीड आईटी टू प्रमोट हैप्पी इंडस्ट्री ट्रांजिशन। एंड अगर हम बात करें लीड आईटी की, यानी कि लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, और ये वॉलेंट्री, याद रखना है, वॉलेंट्री इनिशिएटिव है जिसके तहत हम लो कार्बन ट्रांजिशन को प्रमोट करते हैं इन द हैवी इंडस्ट्री सेक्टर लाइक योर आयरन एंड स्टील, एल्युमिनियम, बिकॉज दीज आर वेरी मच पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री। तो अगर हम लो कार्बन ट्रांजिशन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो CO2 या फिर ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन का टारगेट है वो फुलफिल होगा। और प्राइम मिनिस्टर ने रीइटरेट किया है इंडिया का जो सपोर्ट है फॉर जापान्स कैंडिडेट फॉर ए नॉन परमानेंट सीट एट द UNSC, बिकॉज आपको ही पता है UNSC में आपके 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। कौन कौन से हैं आप बताओ, लेकिन जापान इंडिया तो परमानेंट मेंबर नहीं है। तो अभी इंडिया को चुना गया था नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में, आपको पता है 2 साल का टेन्यूर होता है। और अभी फिलहाल भारत ने भी समर्थन किया है कि जापान को भी अभी नॉन परमानेंट सीट के कैंडिडेट के रूप में चुना जाए फॉर द टर्म 2023-2024। मैंने आपको बताया कि 2 साल के लिए चुने जाते हैं, है ना। तो UNSC में टोटल 15 मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं। तो 5 परमानेंट कौन से हैं, ये कभी नहीं चेंज होंगे, लेकिन 10 जो है वो आपका बाय रोटेशन चेंज होते रहते हैं बेस्ड ऑन ए मैकेनिज्म जो फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। तो इंडिया ने समर्थन भी किया है जापान के कैंडिडेट को फॉर ए नॉन परमानेंट सीट एट द UNSC। एंड जब हम बात करते हैं आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, क्या है आपका आर्टिकल 6 जो अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये जो आपका आर्टिकल है इट रिकॉग्नाइजेस कि कुछ जो पार्टीज हैं UNFCCC की वो वॉलेंट्री कॉपरेशन यूज कर सकते हैं इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ये सब जो आपके नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन होते हैं इसके तहत टारगेट रखा जाता है पार्टिकुलर कंट्री के द्वारा कि वैसा हम आने वाले समय में GHG एमिशन को कम करने के लिए ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, है ना। जैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, कार्बन इंटेंसिटी को कम करेंगे, ये सब आपके INDC होते हैं। अभी आपके भारत के भी INDC को अपडेट किया गया है ना। पंचमित्रा जो आपके ग्लासगो में भारत ने अनाउंस किया था कि कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करना है बाय 2070, ये सब भारत के नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जो आर्टिकल 6 है पेरिस एग्रीमेंट का, इट रिकॉग्नाइजेस कि कुछ जो पार्टीज हैं वो परस्यू कर सकती हैं, वॉलेंट्री कॉपरेशन कर सकती हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, सो दैट जो मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन एक्शन है उसको तेजी से फुलफिल किया जा सके एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इंटीग्रिटी को प्रमोट किया जा सके। तो इसी के तहत आपका जो ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया गया है बिटवीन इंडिया एंड जापान, सो दैट इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट का, विच इज रिलेटेड टू द प्राइवेट कैपिटल फ्लो टू द डेवलपिंग कंट्रीज। तो फ्रेंड्स ये हमने आर्टिकल नंबर 2 डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 3, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इन्होंने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 जारी की है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहली बात तो यही याद रखना है आपको कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 रिलीज किसने किया है, तो आपका UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने रिलीज किया है, ठीक है। और क्या की हाईलाइट है उसे हम देखेंगे, लेकिन सिलेबस देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज, फोरम्स, स्ट्रक्चर एंड देयर मैंडेट। तो ये जो आपका 2022 रिपोर्ट आया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का, ये 10th एनिवर्सरी होगा इस रिपोर्ट का, और ये इवेल्युएट करता है लेवल ऑफ हैप्पीनेस कि किसी भी देश में हैप्पीनेस का क्या लेवल है। तो जाहिर सी बात है मेजर करने के लिए कोई पैरामीटर होंगी, तो कौन कौन से पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं इसको आपको अच्छे से याद रखने, कौन कौन से पैरामीटर का इस्तेमाल होता है। तो GDP इज़ वन ऑफ द पैरामीटर, सोशल सपोर्ट, पर्सनल फ्रीडम है या नहीं है, लेवल ऑफ करप्शन क्या है देशों में, इन सब पैरामीटर्स को ग्राउंड मानकर जो आपका ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है। और जो गोल है बिहाइंड द रिपोर्ट इज टू आइडेंटिफाई सर्टेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ वेलबींग। और
अभी अगर इंडिया की क्या स्टेटस आई है इस रिपोर्ट में तो देख सकते हैं इंडिया भी 136 पोजीशन पर आया है और लगातार 5वीं बार फिनलैंड ने टॉप किया है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में, यानी कि सबसे ज़्यादा खुशहाल देश कौन है आपका, फिनलैंड है। और इंडिया की रैंकिंग कहीं ना कहीं काफ़ी पीछे है। ठीक है, क्यों पीछे है एक बार आप हमें कुछ बताना, क्या कारण है आखिरकार कि भारत का रैंक इतना पीछे डिस्पाइट इंडिया इज वन ऑफ द स्पिरिचुअल नेशन इन द वर्ल्ड। तो थोड़ा सा आप कारण हमें बताना ढूंढ के कि आखिरकार इतना पीछे हम लोग कैसे हैं। ठीक है, एंड ये जो आपका रैंकिंग है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 का, जो डाटा कहाँ से इस्तेमाल करता है, तो डाटा ये लेता है आपका गैलप वर्ल्ड पोल सर्वे से बिटवीन द पीरियड ऑफ 2019 टू 2021। एंड बॉटम 5 में जो कंट्री आए हैं उसका नाम आप देख सकते हो, जो कन्फ्लिक्ट टॉर्न अफगानिस्तान है। तो जाहिर सी बात है जहाँ पर कन्फ्लिक्ट होंगी वहाँ पर कहीं ना कहीं जो हैप्पीनेस है वो उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो ये बातें, तो एक तो कन्फ्लिक्ट टॉर्न अफगानिस्तान, लेबनान, जिम्बाब्वे, रवांडा, बोत्सवाना, ये सब कुछ 5 बॉटम 5 कंट्रीज जहाँ पर हैप्पीनेस बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं हो पा रही। एंड देख सकते हो भूटान को लिस्ट नहीं किया गया है 2022 के वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। आपको पता होगा भूटान इज वन ऑफ द कंट्री जहाँ पर जो हैप्पीनेस है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिवेल करता है। वहाँ पर जीडीपी के कंपैरिजन में लोग हैप्पीनेस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, इन्वायरमेंटल केयर पर ज़्यादा फोकस करते हैं। आपको भूटान के बारे में जानना चाहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंट्री है ना। और भूटान के ही मदद से आज जो है आप वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट देखते हो। ठीक है, एक बार आप थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझो इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का, तब आपको समझ में आएगा भूटान की अहमियत। भले ही आपका छोटा सा देश है लेकिन हैप्पीनेस के मामले में ये प्रायोरिटी देता है अपने सिटीजन्स को। और देख सकते हैं इंडिया वाज वन ऑफ द कंट्रीज विच विटनेस्ड ओवर द पास्ट ईयर्स फॉल इन लाइफ इवेल्युएशन बाय मोर देन फुल पॉइंट ऑन 0 to 10 स्केल। तो 0 से 10 स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। क्रिटिसिज्म भी किए जाते हैं कि भाई साहब हैप्पीनेस को तुम कैसे क्वांटिफाई कर सकते हो सर्टेन इंडिसेस पे, हैप्पीनेस का एक फैक्टर पर या 4 फैक्टर पर डिपेंड करते हैं कि भाई साहब मल्टीपल फैक्टर पर डिपेंड करता है। दूसरा क्रिटिसिज्म यह है कि आप 50 आदमी से पूछ लोगे तुम खुश हो या नहीं बेस्ड ऑन द इंडिकेटर, तो कि क्या पूरे वर्ल्ड का हैप्पीनेस पता लगाया जा सकता है। अब देख लो इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। अब हम अगर 10 करोड़ से पूछ ले सर्टेन डाटा के आधार पर, तो क्या ये रियलेबल डाटा होगा कि हम जो है 10 करोड़ या फिर 1 करोड़ के पॉपुलेशन से पूछ के पूरा 140 करोड़ के हैप्पीनेस के बारे में बताएंगे, वो भी सर्टेन पैरामीटर्स के ही आधार पर, जीडीपी के आधार पर, है ना। तो ये सब बातें। और अगर हम बात करें SDSN की, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क की, तो इसको 2012 में सेटअप किया गया था, विच मोबिलाइजेज द ग्लोबल साइंटिफिक एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज की प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रमोट किया जा सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, लाइक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SDG गोल्स जिसको 2015 से 2030 तक इम्प्लीमेंट करने हैं, एंड पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। तो फ्रेंड्स ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ट्राइबल इन गुजरात प्रोटेस्ट अगेंस्ट तापी पार नर्मदा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। इससे पहले हमने केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट देखा था। अभी गवर्नमेंट अनदर रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रही है, एंड वन ऑफ दैट इज योर तापी पार नर्मदा रिवर इंटरलिंकिंग। अब जाहिर सी बात है जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट होते हैं देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं कि हाँ जो वाटर डेफिशिट एरिया है वहाँ पर पानी की उपलब्धता होगी, इरिगेशन होगा, डैम होगा। लेकिन जब भी ये सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट इनिशिएट किए जाते हैं तो मान के चलो आपको कि लाइवलीहुड डिस्प्लेसमेंट होता है, पीपल्स का डिस्प्लेसमेंट होता है। अब जो व्यक्ति यहाँ पर रोजगार कर रहे होंगे, अब उनको जब डिस्प्लेस किया जाएगा तो दूसरे जगह पर उनको रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बातें होती है। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर भी आपका आता है। ठीक है, तो पॉजिटिव के साथ निगेटिविटीज भी छुपी हुई है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि बेनिफिट क्या ज़्यादा हो रहा है रिलेटिवली एज कम्पेयर टू द नुकसान। उस एंगल से अगर हम एनालाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट्स को लाया जाता है। तो क्या क्रिटिसिज्म है इंटरलिंकिंग का उसे हम देखते हैं, लेकिन सबसे पहली बात हम सिलेबस
को ध्यान में रखते हैं तो आप देख सकते हो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंतर्गत ये कवर होगा। तो ये जो आपका इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का कंसेप्ट है ना, जिसके तहत हम रिवर को इंटरलिंक करते हैं सो दैट जो डेफिशिट रीजन में वाटर है वो पहुंच सके फ्रॉम द सरप्लस रीजन वाटर, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का वो आपका 1980 नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान से निकल कर आता है और इसके तहत ये बोला गया है कि जो सरप्लस वाटर है फ्रॉम द रिवर जो आपके वेस्टर्न घाट में है उसको ट्रांसफ़र करना है टू द डेफिसिट रीजन ऑफ सौराष्ट्र एंड कच्छ, बिकॉज ये जो एरिया होता है काफ़ी ज़्यादा वाटर डेफिसिट एरिया होता है, रेनफॉल की कमी होती है, दैट्स वाई काफ़ी ज़्यादा वाटर डिस्ट्रेस यहाँ पर देखने को मिलता है। तो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में ये बातें कही गई थी, है ना, टू ट्रांसफर द रिवर वाटर फ्रॉम द सरप्लस रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट टू द डेफिसिट रीजन ऑफ द सौराष्ट्र रीजन। तो ये जो आपका एनपीपी है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, इसी को नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट भी कहा जाता है और इसके तहत इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफर की बात कही जाती है। ये कीवर्ड याद रखना, इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफर फ्रॉम वेयर वाटर सरप्लस बेसिन जहाँ पर फ्लडिंग या फिर हैवी रेनफॉल सब आते रहते हैं, टू वेयर वाटर डेफिशिट बेसिन जहाँ पर ड्राउट या स्कैरसिटी ऑफ वाटर रहती है। कैसे? तो इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट लाके या फिर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट लाके। तो इसके तहत आपका 3 रिवर्स को इंटरलिंक करने की बात करते हैं। एक तो आपका रिवर पार है, इसको अच्छे से याद रखना है, ये रिवर के भी नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। रिवर पार, इसका ओरिजिन आपका नासिक जो कि महाराष्ट्र में वहाँ से होता है। दूसरा आपका तापी, इसका ओरिजिन सतपुरा से होता है। एंड तीसरा आपका नर्मदा, जिसका ओरिजिन मध्य प्रदेश से होता है, ठीक है। और इन रिवर्स के बारे में आपको अच्छे से जानना होगा। और ये आप देख सकते हो जो आपका नर्मदा तापी है ये आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं। मोस्टली जो रिवर है हमारे ईस्टर्न फ्लोइंग है, पेनिनसुलर रिवर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो 2 रिवर है, 2 बड़े रिवर वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, ठीक है। तो इसके तहत, इस इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के तहत डैम्स भी बनाए जाएंगे, ठीक है, सो दैट वाटर को स्टोर किया जा सके, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सके। तो इसके तहत 7 डैम बनाएंगे, देख सकते हो। झेरी, ये सब आपके लोकेशन है। तो झेरी डैम कहाँ पर है, देख सकते हो यहाँ पर है। एंड मोहन कवचली डैम, पाइकहेड डैम, चश्मांडवा डैम, चिक्कार डैम, दबदार एंड केलवन डैम। तो ये सब आप देख सकते हो, केलवन डैम, डबदार डैम, चिक्कार डैम, चश्मांडवा डैम, है ना। तो ये सब डैम भी बनाए जाएंगे, 7 डैम बनाए जाएंगे। और एक आपका महाराष्ट्र में है, बाकी सब आपके गुजरात में। ये जो हमने 7 डैम के नाम ली है, एक आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, बाकी जो है आपका गुजरात में ही पड़ते हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या होगा? सिग्निफिकेंस जाहिर सी बात है, अभी फिलहाल इस रीजन को सरदार सरोवर डैम के माध्यम से पानी मिलती है। ये देख सकते हो सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा रिवर पर है। तो यहाँ जो डैम बनाई गई है, यहाँ से पानी जो है सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब बताओ इतने बड़ा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो वाटर की कहीं ना कहीं कमी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर हम इन सब जगहों पर डैम लगा देते हैं, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर करते हैं, तो जो सरदार सरोवर डैम के पास अवेलेबल वाटर रहेंगी वो कहीं ना कहीं बचत होंगी। और इन रीजन को इरिगेट या फिर वाटर कौन प्रोवाइड करेगा? तो ये सातों के सातों डैम जो बनाई जा रही है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा? इट विल हेल्प इन सेविंग द वाटर ऑफ द सरदार सरोवर डैम, जो अभी फिलहाल इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर इरिगेशन इन द सौराष्ट्र रीजन। एंड साथ ही साथ इट विल ऑल्सो हेल्प इन हाइड्रो पावर जनरेशन थ्रू पावर हाउसेज जो इंस्टॉल किए जाएंगे एट द 4 डैम साइट, 4 साइट पर इंस्टॉल किए जाएंगे। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड, क्योंकि डैम बनाई जा रही है तो जाहिर सी बात है अगर वाटर काफ़ी ज़्यादा एक्सेस हो गया ड्यूरिंग द मानसून रीजन तो फ्लड रिलीफ भी प्रोवाइड की जा सकती है। एंड इट विल प्रोवाइड द रिलीफ टू द पीपल रिसाइडिंग इन द डाउन स्ट्रीम एरियाज। लेकिन कंसर्न्स क्यों रेज किए जा रहे हैं ट्राइबल्स के द्वारा? क्योंकि लैंड का सबमर्जेंस होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं जब भी आपका ये इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इनिशिएट किया जाएगा। पहली बात तो यही है कि डिस्प्लेसमेंट होगा। अब जो इन रीजन में लोग रह रहे हैं, अब इनको हटाया जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा। अब इनको हटाया जाएगा तो साथ ही साथ रोजगार भी तो इनके जाएंगे इन रीजन से, तो लॉस ऑफ लाइवलीहुड भी देखने को मिलता है। अब बच्चे सब हैं, ये सब स्कूल जाते होंगे तो जाहिर सी बात है दूसरे जगह इनको डिस्प्लेस किया जाएगा तो फिर वहाँ पर इनको स्कूल्स अटेंड करने पड़ेंगे, फिर और भी बहुत सारे इशू आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बातें
तो ये हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स। आर्टिकल नंबर 5, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स टू हेल्प स्मॉल रिटेलर्स अडॉप्ट मॉडर्न डिलीवरी सिस्टम। तो जो आपके स्मॉल रिटेलर्स हैं वो मॉडर्न डिलीवरी सिस्टम को अडॉप्ट करें, इसके लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स लॉन्च की गई है। तो सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में आपका आ जाएगा अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी कह सकते हो, या फिर आप जो इंडियन इकोनॉमी इशू रिलेटेड टू द प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसमें भी कवर कर सकते हो जाएगा। तो ये जो आपका ONDC है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है जो लॉन्च की गई है किसके द्वारा? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड के द्वारा। ये जो आपका डिपार्टमेंट है ये कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, आप हमें बताओ। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये DPIIT। और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जो डिजिटल मोनोपोलीज देखने को मिल रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, एंड जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसको मोर इंक्लूसिव बनाया जाए बायर्स एंड सेलर्स के लिए। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज दैट। तो कैसे इन चैलेंजेज को एड्रेस किया जाएगा? तो जाहिर सी बात है ये ओपन नेटवर्क्स की बात करते हैं विच गॉट डेवलप्ड ऑन द ओपन सोर्स मेथोडोलॉजी यूजिंग ओपन स्पेसिफिकेशंस एंड नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, एंड ये इंडिपेंडेंट होगा किसी भी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म से। तो अगर हम किसी भी प्रोसेस या फिर सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स कर देते हैं, या आप सुने भी होंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स वेबसाइट, है ना। तो अगर हम किसी प्रोसेस या फिर सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स कर देते हैं तो इसका मतलब जो टेक्नोलॉजी है या फिर जो कोड है डिप्लॉय की गई है इस प्रोसेस के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं। कोई भी इसे यूज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सम सिमिलर लाइक विकीपीडिया आप देख सकते हो, कोई भी जाके एडिट कर सकता है, कोई भी जाकर लिख सकता है, कोई भी जाकर डिलीट कर सकता है। तो उसको हम कहते हैं ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये जो टास्क है टू इंटीग्रेट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, ये किससे दी गई है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को। और ये जो ONDC है, यानी कि कहाँ गया, हाँ, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है एज ए प्राइवेट सेक्टर नॉन प्रॉफिट कंपनी 2021 में। इसको अच्छे से याद रखना, प्राइवेट सेक्टर नॉन प्रॉफिट कंपनी। नॉन प्रॉफिट यानी कि जिनका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। एंड जो ONDC है इट इज़ मॉडल्ड अराउंड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सिग्निफिकेंस क्या होगा? तो जो मर्चेंट्स है, कंज्यूमर्स है, उसको एम्पावर हो सकेंगे बाय ब्रेकिंग द सिलोज टू फॉर्म ए सिंगल नेटवर्क सो दैट इनोवेशन एंड स्केल ड्राइव अपन हो सके, ट्रांसफॉर्मिंग ऑल बिजनेसेस फ्रॉम द रिटेल गुड्स, जो अभी रिटेल में होता है उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है इनटू द डिजिटल वन। ठीक है, एंड जो आपके ऑल ई-कॉमर्स कंपनीज हैं उनको ऑपरेट करना पड़ेगा यूजिंग द सेम प्रोसेस। तो जाहिर सी बात है जो स्मॉल ऑनलाइन रिटेलर्स है वो भी बूस्ट हो सकेंगे, उनको भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ न्यू एंट्रेंट जो आएंगे उनको भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, बाय देयर प्रोडक्ट डिस्कवरेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी। तो फ्रेंड्स ये हमने ऑल द आर्टिकल डिस्कस किए वन बाय वन। होप यू अंडरस्टूड दीज। एंड जो आपके नेक्स्ट 18th एंड 19th मार्च वाले डेली करंट अफेयर्स है वो भी आपके पब्लिश हो जाएंगे। सो बी पेशेंस, मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको जो वीडियो है अच्छी लग रही है प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।